हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। आज से हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज चालू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। करीब 2 से 2.25 महीने ये पूरी सीरीज चलेगी और इस सीरीज को अगर आप अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके इंग्लिश के अंदर तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं घटेंगे। हम बहुत ही सीक्वेंशियली पूरी ग्रामर को देखने वाले हैं। एक्चुअल में वो पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आता है। अब देखो, ग्रामर तो बहुत है। ग्रामर 5वीं का बच्चा भी, 5th क्लास का बच्चा भी पढ़ता है और ग्रामर पीएचडी वाले भी पढ़ते हैं। लेकिन इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ वो ग्रामर पढ़ेंगे और उस तरीके से पढ़ेंगे जो बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप बिना किसी मेहनत के देखते ही टिक कर पाओ। ऐसा काम हमें इस सीरीज में करना है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके एग्जाम में आता क्या है। अगर आपको ये समझ में आएगा ना कि हमारा लक्ष्य क्या है और कैसे हम इंग्लिश ग्रामर में तो एटलीस्ट मार्क्स ना कट पाए। देखो दोस्तों, मैं आपको जेन्युइनली एक बात कहना चाहता हूँ। मैथ्स में, रीजनिंग में ऐसा पॉसिबल है कि आप जितने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओ सारा सही हो जाए। इंग्लिश के अंदर जितना पेपर आएगा वो पूरा का पूरा सही करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो पेपर पूरा सही करने के लिए बनाया ही नहीं जाता। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट वगैरह इतना कुछ होता है जिसमें वो टाइम लिमिट ही इतनी कम होती है कि वो हो नहीं सकता। ग्रामर आपके पास एक ऐसा तरीका होता है, ग्रामर और वोकैबुलरी, ये दो चीजें ऐसी होती है जिसको आप बहुत ही कम टाइम में, विद इन 3-4 मिनट्स, आप 8 से 10 क्वेश्चन इसके सही कर सकते हो। ग्रामर अगर हम देखेंगे तो ग्रामर में आता क्या क्या है जो हमें पढ़ना है। देखो, आपने अभी तक क्या किया होगा, कहीं से भी अगर आपने पढ़ा है या आप कोई भी किताब उठाते हो तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ऐसे अलग अलग चैप्टर्स दे रखे होते हैं। एक एक चैप्टर में 20-20, 25-25 रूल दे रखे होते हैं और आप बैठ के रूल का रट्टा मार लेते हो। उससे ना तो आपके पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होता है, ना ही आपके मार्क्स आते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और जैसे मैंने तैयारी की थी, जैसे कि अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं खुद भी एसएससी निकाल चुका हूं। एसएससी 2014 के अंदर मेंस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 5 आया था मेरा और इंग्लिश में 184 स्कोर था। तो वो 184 स्कोर कैसे आया, ये एग्जैक्ट तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूं और फिर इस सीरीज में बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे आप भी वैसा ही स्कोर कर सकते हो। तो इंग्लिश ग्रामर को मैंने ये 3 हिस्सों में बांटा है। ये 3 हिस्से कैसे बांटे हैं जरा देखिए। पहला है बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ये जितने भी चैप्टर्स आपने सुने हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, ये पहचानना, सिर्फ और सिर्फ पहचानना, आइडेंटिफिकेशन। कोई वर्ड आपने देखा, जैसे एक वर्ड है लोक्वेशियस, अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आपको हमारी चैनल के ऊपर एक वोकैबुलरी की सीरीज भी मैंने आज से ही चालू की है, वो वोकैबुलरी की सीरीज भी आप साथ साथ देखें। ये 2 क्लासेस आप देखोगे, इंग्लिश में जबरदस्त मार्क्स आएंगे, इंग्लिश की सारी टेंशन आप खत्म कर सकते हो। तो ये लोक्वेशियस वर्ड देखते ही आपको पता चल जाए कि अरे ये तो एक एडजेक्टिव है, इवन देखते ही मीनिंग आता हो या ना आता हो फिर भी पता चल जाए कि ये तो एडजेक्टिव है। ये जो कला है ये आइडेंटिफिकेशन है। ये पता चलता है इस सफिक्स की हेल्प से। ये पता लगा पाना कि एक सेंटेंस जो आपको दे रखा है, मान लो कोई भी सेंटेंस है कि राम इज गोइंग होम, ऐसे जो भी एक सेंटेंस दे रखा हो, इस सेंटेंस को आप देखकर बता पाओ कि राम तो नाउन है जी, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है और होम फिर एक नाउन है। ये तो आसान सेंटेंस था। आधा आधा किलोमीटर लंबे सेंटेंस आते हैं पेपर में, हर वर्ड को देखकर आप बता पाओ कि यहां पर क्या है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कुछ लिखकर दिया, एक ब्लैंक दिया और फिर कुछ लिख दिया। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर बता पाओ कि अरे इस ब्लैंक के अंदर तो पक्का नाउन आएगा, ये तो मेरी गारंटी है कि नाउन आएगा, क्या वर्ड आएगा वो तो बाद की बात है।
और 5 ऑप्शन में आपको पता हो कि इन 5 वर्ड्स में से थर्ड ऑप्शन या चौथा ऑप्शन तो नाउन है ही नहीं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ ये पहचानना कि यहां पर क्या आना चाहिए और ये वर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, ये आइडेंटिफिकेशन अगर आपको आता है, तभी आप सही से इंग्लिश सीख पाओगे, तभी आप कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। करीब करीब पहली 15 क्लासेस के अंदर हम ये सीखेंगे कि आपको ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्तों, पहली 15 क्लासेस के बाद आपकी इंग्लिश ग्रामर ऐसी होगी जैसी आपने चाहे 5 महीने भी पढ़ ली तो भी नहीं होगी। सिर्फ 15 क्लासेस आप बहुत ध्यान से रेगुलरली एक के बाद एक जरूर जरूर देखें। दूसरी चीज जो आती है इसके अंदर वो है वर्ब्स और टेंसेस का हिस्सा। इसको हम एक्चुअल में इंग्लिश में सिंटैक्स कहते हैं। देखो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के अंदर आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत काम आती है। पेपर में स्कोर करने के लिए रट्टे मारे हुए रूल्स ने काम नहीं आते, बल्कि ऐसी चीजें काम आती है कि आप इंग्लिश की एक लाइन पढ़ो और आपको समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। लाइन पढ़ के समझ में आने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या 2 चीजें हैं ये? एक तो आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए और एक आपको वोकैब पता होनी चाहिए। हमारी 2 रोज जो क्लासेस आ रही हैं उनमें ये 2 चीजें ही आपको सबसे पहले सिखाई जाएंगी। सिंटेक्स से मतलब क्या है? राम, प्ले और फुटबॉल 3 वर्ड्स हैं। अब प्ले का मतलब भी मुझे आता है, फुटबॉल का मतलब भी मुझे आता है और राम का मतलब भी आता है। पर राम इज प्लेइंग फुटबॉल और राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, राम हैड प्लेड फुटबॉल, राम विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ये इन 3 वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बना दिए मैंने और इन बहुत सारे सेंटेंसेस बना दिए, सॉरी, और इन सेंटेंसेस का अलग अलग मतलब क्या है, ये है सिंटेक्स। और राम का मतलब एक इंसान है, प्ले का मतलब खेलना है और फुटबॉल एक गेम है, ये है वोकैब। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आपके इंग्लिश का आधार बनता है, बेस बनता है, जिसके ऊपर आप कुछ भी सीख लो आपके पेपर में मार्क्स इजीली आ जाएंगे। पहली 15 क्लासेस के बाद करीब करीब 15 से 20 क्लासेस हमारी इसकी होंगी। ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें से आपका 75% पेपर आता है। मैं गारंटी ले सकता हूं अगर 10 क्वेश्चन है तो 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ इन 2 चीजों से पूछे जाते हैं। जो आप इतने सारे रूल्स पढ़ते हो कि जी नाउन चैप्टर खोल के बैठ के 25 रूल याद कर रहे हैं, एडजेक्टिव चैप्टर खोल के बैठ के 40 रूल याद कर रहे हैं, ये सारी कहानी जिसमें एक्चुअल में खुद में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, ये जो गेम है डिटेल्ड रूल्स वाला, उससे केवल और केवल 20 से 25% पेपर आपका आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इस वीडियो सीरीज में मेरे को आपका एग्जाम निकलवाना है। मेरे को इंग्लिश ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, चाहे जुगाड़ से आंसर आए, चाहे आपको मैं लॉजिकली ट्रिक सिखा दूं जिससे आप देखते ही बता पाओ, चाहे आप तुक्का मारो, कैसे भी मारो, मार्क्स आने चाहिए और फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए। यस, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक आइडेंटिफिकेशन से, और इसका हम एकदम बेसिक आज शुरू करेंगे। स्टार्टिंग की 2-3-4 क्लासेस जिन लोगों को इंग्लिश मीडियम से हैं उनको थोड़ी आसान लग सकती है, या ऐसा लग सकता है कि सर ये सब तो हमें आता है। पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इन क्लासेस के अंदर 10 से 15 मिनट का काम ऐसा होगा जो आपने भी पहले नहीं सुना होगा, ये मेरी गारंटी है। और वो ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे से देखने के तरीके हैं, छोटे छोटे जुगाड़ है इवन मैं कहूँगा, जिससे आप एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इजी भी लगे तो भी मेरे साथ बियर करें, पहली 4-5 क्लासेस रेगुलरली आप जरूर देखें। यस, तो हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के हिसाब से। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस का मतलब क्या है? कोई भी एक सेंटेंस जो होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स हम बोलते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। क्या मतलब है? एक सेंटेंस के अंदर अगर आप पूछो कि भाई इस वाक्य में बात किसकी हो रही है, क्या क्वेश्चन पूछना है कि इस सेंटेंस के अंदर बात किसकी हो रही है, तो राम इज गोइंग होम से आप सेंटेंस से पूछो किसकी बात कर रहे हो भाई, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? हम तो राम की बात कर रहे हैं।
भाई राम घर जा रहा है, में राम की बात हो रही है, तो राम इज गोइंग होम में बात किसकी हो रही है? राम की। तो राम यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और जो बात हो रही है, क्या? जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और जो बात हो रही है वो क्या है? प्रेडिकेट है। तो बहुत ही इजी है, प्रेडिकेट का पता लगाना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सब्जेक्ट का पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के एक चैप्टर आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होगा। नेक्स्ट ये देखो जरा, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। तो सीता फुटबॉल खेल रही है। मैं आपको पूछूं बात किसकी हो रही है? खेलने की बात हो रही है? बात किसकी हो रही है? सीता की बात हो रही है भाई। तो सीता क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा पीछे वाला क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। यस, गौर फरमाएं, प्रेडिकेट के अंदर एक चीज होती है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो काम करता है। ये एक मतलब ज्यादातर टीचर्स, ज्यादातर बुक्स, ज्यादातर जगह आपको ऐसे समझाया जाएगा। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, बहुत बार गड़बड़ हो जाती है इस तरीके से, इसीलिए मैंने आपको बात किसकी हो रही है ये बताया है। पर वो तरीका एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझने में हमारी हेल्प करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको हमेशा पहले वाला ही फॉलो करना है। जब हम बोलते हैं कि काम कौन कर रहा है, ध्यान से सुनिए, जो काम करता है, जो काम करता है उसको भी हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिसके साथ काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो सीता खेलने का काम कर रही है, तो सीता सब्जेक्ट है, लेकिन फुटबॉल के साथ खेलने का काम हो रहा है, तो फुटबॉल यहां पर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये जो मैंने आपको लाइन बोली है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोली है, ढूंढने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। आपको क्या प्रश्न पूछना है कि सेंटेंस के अंदर बात किसकी हो रही है? तो सीता की बात हो रही है तो सीता सब्जेक्ट, राम की बात हो रही है तो राम सब्जेक्ट। प्रेडिकेट के अंदर ध्यान से सुनिएगा, प्रेडिकेट के अंदर जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो दूसरी चीज की बात होगी, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में दूसरा क्या है? कहां जा रहा है भाई? घर जा रहा है, तो ये घर क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं है, सिर्फ बताने के लिए बताया मैंने आपको, काम अभी किसका है? सब्जेक्ट का, कि आप एक सेंटेंस को देखकर बता पाओ कि इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है। यस। उसके बाद अगर आप देखें तो एक अल्फाबेट नाम की चीज होती है, ये आपने सुना होगा, अल्फाबेट नाम की चीज होती है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए एक अल्फाबेट है? बी अल्फाबेट है या नहीं है? सी अल्फाबेट है या नहीं है? मैं गारंटी ले रहा हूं कुछ लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि हाँ ए भी अल्फाबेट है, बी भी अल्फाबेट है, सी भी अल्फाबेट है, पर ये अल्फाबेट नहीं है। जो ए से लेकर जेड तक पूरे के पूरे 26 कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ये इंडिविजुअली कैरेक्टर्स होते हैं, ये अल्फाबेट नहीं होते। तो अल्फाबेट्स को जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमें वर्ड्स मिलते हैं, और वर्ड्स को जब हम अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेंटेंसेस मिलते हैं। तो कैरेक्टर्स से वर्ड्स और वर्ड से सेंटेंसेस। हर वर्ड, ध्यान से सुनिए, हर वर्ड एक सेंटेंस के अंदर एक रोल प्ले करता है। क्या करता है? एक रोल प्ले करता है, उसका कोई काम होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सेंटेंस तो है और कोई वर्ड एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ऐसे ही, जैसे उसका कोई काम ही नहीं है। हर वर्ड का कोई ना कोई काम होता है, और ये काम जो होता है, इस काम के हिसाब से, सुनिए ध्यान से, हर वर्ड का एक सेंटेंस के अंदर एक काम होता है, और इस काम के हिसाब से कि वो क्या काम कर रहा है, हम उस वर्ड को इन 8 में से एक चीज बना देते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंसेस के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसका क्या काम है।
वो काम के हिसाब से नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन या इंटरजेक्शन। क्योंकि वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव नहीं होता, वर्ड का काम उसे एडजेक्टिव बनाता है। इसीलिए आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ही वर्ड कभी तो एडजेक्टिव बन जाता है और एक ही वर्ड कभी एडवर्ब बन जाता है। वही वर्ड कहीं पे नाउन भी बन सकता है। तो एक वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग कैसे बन रहा है? क्योंकि वो काम अलग अलग कर रहा है। इसीलिए आप डिक्शनरी भी खोलते हो तो आप वहां पर देखोगे कि बहुत बार कैसा होता है, एक ही वर्ड के मीनिंग 3 लिख रखे होते हैं कि इसमें आप नाउन वाला मीनिंग देखोगे तो ये मतलब है, वर्ब वाला देखोगे तो ये मतलब है, और इसको ही आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करोगे तो ये मतलब है। हम देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स वो कैसे कैसे यूज होते हैं। यस, अभी हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। पहले सिर्फ और सिर्फ मैं आपको डेफिनेशंस बताने वाला हूं सबकी, आठों की। आई एम श्योर कि आपको ये पहले भी आता होगा, लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ कुछ बहुत ही माइन्यूट ट्रिक्स हैं जो आपको सीखनी बहुत जरूरी है। तो नाउन क्या होता है? नेम। नेम बोले तो नाम। किसका नाम? किसी भी चीज का नाम हो जी, वो नाउन ही होता है। चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है जैसे रोहित, राम, सीता। जैसे प्लेस हो सकती है जयपुर, गंगानगर, दिल्ली, इंडिया। कोई चीज हो सकती है मार्कर, बोर्ड, रिमोट। कोई आइडिया हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई स्टेट हो सकती है। ये अलग अलग तरीके के नाउन है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, पर्सन में सिंपल मेरा नाम ही ले लेते हैं, रोहित हो गया। थिंग में आप मार्कर ले सकते हैं, है ना। प्लेस में आप इंडिया ले सकते हैं। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आती, ये तो सबको पता होता है। यहां पर आओ, आइडिया। आइडिया का नाम नाउन होता है। आइडिया का नाम क्या? एक एग्जांपल लेते हैं। ये वर्ड आपने सुना है, क्या मतलब है इसका? पंचुअलिटी का मतलब होता है समय पर आना। तो जो एकदम समय पर आने का, समय पर कोई काम करने का क्या है? आइडिया है। इस आइडिया के नाम को हम पंचुअलिटी कहते हैं। ऐसे ही जैसे सिंप्लिसिटी है एक वर्ड। सिंप्लिसिटी मतलब साधारण रहना, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, सिंपल रहने को। सिंपल रहने का आइडिया का जो नाम है। सिंप्लिसिटी किसी की पहचान नहीं है। सिंप्लिसिटी किसी के बारे में विशेषता नहीं है। सिंप्लिसिटी उस आइडिया का नाम है। कि जैसे सिंप्लिसिटी, या एक और आपने सुना है बहुत इजीली, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी भी क्या है? जब आप सब कुछ सच सच बोलते हो, सही काम करते हो, इस आइडिया के नाम को हम ऑनेस्टी कहते हैं। तो ये आइडियाज के नाम है। ऐसी फीलिंग्स के भी नाम होते हैं। फीलिंग्स का नाम कैसे? हैप्पीनेस वर्ड आपने सुना होगा। हैप्पीनेस क्या है? खुशी। खुशी एक भावना का नाम है। तो हैप्पीनेस हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, एंगर हो सकता है। ये भावनाओं के नाम है। किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। स्टेट। स्टेट बोले तो अवस्था। कैसी अवस्था? मैं बोलूं आपको, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है? बचपन। बचपन एक स्टेट का, एक अवस्था का नाम है। पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है? गरीबी। गरीबी एक अवस्था का नाम है। तो चाइल्डहुड हो गया या एडल्टहुड हो गया, तो जवानी को इंग्लिश में एडल्टहुड कहते हैं। तो ये एक स्टेट का, अवस्था का नाम है। इसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो पहले 3 हैं, इनको हम टेंजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजिबल कहते हैं। और ये बाद वाले जो 3 हैं, इन्हें हम इनटेंजिबल कहते हैं। ऊपर वाले टेंजिबल, नीचे वाले इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसे देखा और छुआ जा सकता है। मार्कर बोलो, मैं देख भी पा रहा हूं, आप भी देख पा रहे होगे, छू भी पा रहा हूं। जिसे देखा और छुआ जा सकता है वो टेंजिबल है। प्लेस देख सकते हो ना, इंडिया देख सकते हो, इंडिया पे जाके खड़े हो जाओ, इंडिया छू भी लिया आपने। थिंग, पर्सन, रोहित, मैं दिख रहा हूँ आपको।
तो देखा और छुआ जा सकता है वो ऊपर वाले 3 है। गरीबी, गरीबी को छुओगे कैसे? ये लो गरीबी, ये लो, कैसे? हो नहीं सकता पॉसिबल। हैप्पीनेस, खुशी, ना छू नहीं सकते खुशी को। वैसी ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब महसूस करने की इंटरनल चीजें होती है। फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका नहीं है उन्हें हम इनटेंजिबल नाउन्स कहते हैं। ये जो इनटेंजिबल है ना, ये 4 5 6, ये आपके दुख का कारण बनेंगे। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं यही गड़बड़ करते हैं। ऊपर वाले में से क्वेश्चन ना तो आता, और अगर आएगा तो भी आप कर पाओगे। टाइप्स में बहुत अलग अलग तरीके हैं। जो हमने अभी पढ़ा वो भी एक तरीके के नाउन्स हैं। उसके बाद अगर आप देखो प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, ये भी एक तरीका है कैटेगराइजेशन करने का। प्रॉपर मतलब किसी फिक्स्ड का नाम, जैसे रोहित बोलते हो आप, तो रोहित मेरा नाम है, फिक्स्ड है। अगर आपने इसमें रोहित मित्तल भी लगा दिया तो और ज्यादा फिक्स्ड हो गया। रोहित नाम के तो और हो सकते हैं, रोहित मित्तल के और कम होंगे। लेकिन जैसे आप मेरे को रोहित बोल सकते हो, वैसे ही आप मेरे को मैन भी तो बोल सकते हो, वैसे ही आप मेरे को टीचर भी तो बोल सकते हो। तो टीचर क्या हुआ, एक कॉमन नाउन है। मेरे को भी आप टीचर बोल सकते हो, और इसी चैनल पर महेंद्र सर आपको मैथ्स और रीजनिंग का जबरदस्त पूरा कोर्स करवा रहे हैं, उनको भी आप टीचर बोल सकते हो। तो टीचर हम दोनों के लिए कॉमन नाउन हो गया। मैन उनको भी बोल सकते हो, मेरे को भी बोल सकते हो, तो हम दोनों के लिए कॉमन नाउन हो गया। मटीरियल, जैसे मैं बोलता हूं आयरन, आयरन क्या है? एक मटीरियल का नाम है, एक सामान का नाम है ना। कलेक्टिव नाउन, जैसे मैं बोलूं आर्मी, मान लो आर्मी एक आदमी की होगी, रैम्बो बन के खड़ा है गोलियां लेके भी आ जाओ, नहीं। एक आदमी की आर्मी नहीं हो सकती, आर्मी के लिए ग्रुप चाहिए। क्लास में बोलूं तो एक बच्चा है, खुद ही पढ़ रहा है और खुद ही पढ़ा रहा है, पॉसिबल है? नहीं। एक ग्रुप का ही नाम होता है क्लास, एक ग्रुप का ही नाम होता है आर्मी। ऐसे जो ग्रुप के नाम होते हैं वो कलेक्टिव नाउन्स। ये कौन से? ये वाले जो आइडियाज के नाम है, जो फीलिंग्स के नाम है, जो स्टेट्स के नाम है, जो इनटेंजिबल नाउन्स हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं एक शब्द में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोल देते हैं, कि उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कोई। तो ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये सब एकदम बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा ये मटेरियल नाउन है या क्या है। यस, ये एग्जाम की तरफ हमने एक कदम और ले लिया। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपके पास आएगा। क्या क्या है जी? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल वो जिन्हें गिना जा सकता है, इन अनकाउंटेबल वो जिन्हें गिना नहीं जा सकता। मार्कर कितने हैं गिन सकते हो? 1 2 3 4, बिल्कुल गिन सकते हो। टीचर कितने हैं गिन सकते हो। रिमोट कितने हैं गिन सकते हो। बोर्ड कितने हैं गिन सकते हो। स्टूडेंट्स, क्लास, बेंचेस, फैंस, लाइट, कुछ भी गिन सकते हो। मिल्क कितने हैं? कितने दूध पीते हो तुम? 1 दूध पीते हो कि 5 दूध पीते हो? नहीं गिन सकते। किसी के मन में आएगा सर ऐसे तो हो सकता है कि मैंने 1 लीटर दूध पिया, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन 1 लीटर जो है वो मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है, माप है, काउंटिंग नहीं है। काउंट नहीं किया आपने, मेजर किया है। मापने की बात ही नहीं हो रही, काउंटिंग की बात हो रही है। दूध को आप काउंट नहीं कर सकते, पानी को आप काउंट नहीं। चावल कितने खाते हो आप? 5 चावल खाते हो कि 10 खाते हो? गिन ही नहीं सकते। हेयर कितने आपके गिन सकते हो क्या? नहीं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, और जिन्हें गिना जा सकता है वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स। तो बेसिकली अभी तक मैंने आपको कुछ भी ऐसा पढ़ाया नहीं है, बस नाउन क्या होते हैं ये हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस की एकदम बेसिक हम डेफिनेशन देख रहे हैं। तो जो नाउन की जगह यूज हो, जो नाउन की जगह यूज हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं? प्रोनाउंस कह देते हैं। अब देखो आपके पेपर में ऐसे आया कि जी आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब के ऊपर एक ऐसे लिखो। तो आप चालू हुए जी, अबुल पाकिर जनेलुद्दीन अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन दिस, फिर अबुल पाकिर जनेलुद्दीन अब्दुल कलाम ये, फिर अबुल पाकिर जनेलुद्दीन। ऐसे आपके 500 वर्ड का ऐसे था, तो 400 वर्ड तो यही हो गए, अबुल पाकिर जनेलुद्दीन अब्दुल कलाम। तो आप क्या बोलते हो कि नहीं, ये नहीं यूज करेंगे,
एक बार ये लिख दिया, आगे से हम क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। तो जब आप ही लिख दोगे तो क्या होगा, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली कवर हो गया, उसमें आपको बार बार वो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप नाउन की जगह यूज करते हो, नाउन के स्थान पर इस्तेमाल करते हो, तो उनको हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउंस कह देते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस 8 तरीके के होते हैं, डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, प्रोनाउन के चैप्टर में जाएंगे। अभी हम बेसिक्स को समझ रहे हैं, तो सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस में आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक फर्स्ट पर्सन नाम की चीज होती है, एक सेकेंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। क्या मतलब है, मेरी बात कर रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन मैं या हम, आपकी तुम्हारी बात कर रहा हूं तो सेकेंड पर्सन, और उसकी बात कर रहे हो तो थर्ड पर्सन। मेरी, तुम्हारी और उसकी। तो फर्स्ट पर्सन में मेरी होता है, सेकेंड पर्सन में तुम्हारी होता है, और थर्ड पर्सन में उसकी होता है। इन तीनों में आप देखोगे तो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, वो कैसे भी आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा देखने वाली चीज है कि ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया था कि जिसकी बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होते हैं, और जो बात हो रही है उसके अंदर जो दूसरा नाउन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट होते हैं। इस टेबल में हम सिर्फ ये दो ही देखेंगे अभी, बाकी जब मैं आपको एडजेक्टिव्स पढ़ा दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। देखो, आई और मी में क्या बेसिक डिफरेंस है ये आपको समझने की जरूरत है। कि आई जब आप बोलोगे कोई सेंटेंस में, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लेके बताऊं, तो आई एम गोइंग होम आप अगर बोलते हो, तो आई एम गोइंग होम में ये जो आई है इसी की बात होगी। जो आई की बात होगी तो आई क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। मी इज गोइंग होम नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मी कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। सिर्फ बेसिक एक बार लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए। प्रोनाउन चैप्टर जब हम करेंगे तो आपको और क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। वैसे ही वी और अस का होता है, यू हर जगह सेम होता है, यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ही शी को आप हिम हर लिखते हो, और दे को आप देम लिखते हो। ये आपने बचपन में सीखे हैं। आपको ना चाहते हुए भी, थोड़ा सा भी अगर आपने इंग्लिश कभी भी जिंदगी में पढ़ी है तो आपको ये सब आता है। लेकिन इसमें एग्जाम में कैसे कर पाएंगे ये हम प्रोनाउन के चैप्टर के ड्यूरेशन में देखेंगे। यस, आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स की ओर। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हमारी चालू हो रही है। नाउन, ध्यान से सुनिए, और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या देने वाले, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आप बोलते हो बॉय, बॉय क्या है, एक नाउन है कि लड़का है भाई, लेकिन आपने बोल दिया जी गुड बॉय, तो ये गुड क्या हो गया, ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। तो गुड जो है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और बॉय जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है। ऐसे ही आप बोलते हो स्मार्ट गर्ल, तो जब आप स्मार्ट गर्ल आप बोलते हो, तो ये गर्ल जो है ये नाउन है, और स्मार्ट होना इस गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ये स्मार्ट क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। ऐसे ही आप बोल सकते हो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अगर आप बोलते हो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मेहनती बच्चा, जैसे कि आप हो, मेरे को लग रहा है जो आप इतने ध्यान से ये वीडियो देख रहे हो, तो आप मेहनती बच्चे हो, तो स्टूडेंट वर्ड क्या है, आप क्या हो, नाउन हो। लेकिन आपके बारे में ये अधिक जानकारी दे दी हमने कि आप कैसे हो, आप हार्ड वर्किंग हो जी, बहुत मेहनती हो। तो हार्ड वर्किंग होना स्टूडेंट के बारे में, गुड होना बॉय के बारे में, स्मार्ट होना गर्ल के बारे में अधिक जानकारी है, और ये अधिक जानकारी ही एडजेक्टिव कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी ले सकता हूं आपके 50% क्वेश्चंस एडजेक्टिव्स के होते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को अगर आप ध्यान से समझ सकते हैं तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो आप एग्जाम में
नहीं कर पाओगे। सीखना क्या है? सीखना ये है कि नाउन और एडजेक्टिव में फर्क कैसे करें। गड़बड़ वहां नहीं आती जो टेंजिबल नाउन्स है। टेंजिबल वालों में तो बहुत आसान है, आप देखते ही बता दोगे। गड़बड़ वहां आती है जो इनटेंजिबल हैं, जो फीलिंग्स के नाम थे, जो आइडियाज के नाम थे। अगर आप यहाँ पर वर्ड्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट 5 मिनट में आपको ले रहा हूं। ये लास्ट 5 मिनट में एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान से आप मेरी बात सुनना। आप मेरे को बताओ कि एक वर्ड है ऑनेस्ट और एक वर्ड है ऑनेस्टी। इन दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है? ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है। लेकिन हमें क्या बताना है कि कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। आप देखो अपने हिसाब से, आपको क्या लग रहा है कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है? बिल्कुल सेम काम नीचे हो रहा है, ब्यूटी और ब्यूटीफुल। इन दोनों में से भी क्या आप बता सकते हो कि कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है? ब्यूटी और ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी। आपके दिमाग में जो भी आंसर है, इसका सही उत्तर है कि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी एक नाउन है। ब्यूटी एक नाउन है और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। अगर आपने सही बताया तो भी ध्यान से सुनना, और नहीं बताया फिर तो आपको सुनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे पता चला ये इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं बता सकता हूं ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो, नाउन जो है, नाउन क्या है? किसी भी चीज का नाम। और एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव क्या है? किसी भी चीज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसको इंग्लिश में तो हम पोजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजेशन। या फिर हिंदी में आप उसे अधिकार कह सकते हो। पोजेशन या अधिकार का मतलब क्या है? ये क्या है? पेन। इस पेन को मैं ये कह सकता हूं कि ये पेन मेरा पेन है। क्या है जी? मेरा पेन है कह सकता हूं। ये मेरी टी शर्ट है कह सकता हूं, या ये मेरा माइक है कह सकता हूं, या ये मेरा रिमोट है कह सकता हूं। जो मेरा, अच्छा जयपुर है तो ये मेरा शहर है कह सकता हूं, इंडिया है तो मेरा भारत है कह सकता हूं। जब आप किसी चीज की बात करते हो, ध्यान से सुनना, ये एक चीज है, इसका एक नाम है। इसका नाम क्या है? पेन नाम है इसका। जब कोई चीज होगी तो उसका कोई नाम होगा और उस पर किसी का अधिकार भी हो सकता है। अगर पेन नाम की कोई चीज है तो ये मेरा पेन हो सकता है। अगर शहर नाम की कोई चीज है तो वो मेरा शहर हो सकता है। तो ये पोजेशन जो है, ये केवल नाउन्स के साथ हो सकती है। नाउन पर किसी का अधिकार, पोजेशन पॉसिबल है। लेकिन आप देखो, अगर मैं बोलूं वाइट, तो वाइट होना किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वाइट मार्कर है मान लो, या वाइट बोर्ड है। तो मेरा वाइट अगर मैं बोलूं तो आपको ऐसे नहीं लगता वाइट क्या? आगे भी तो बताओ। अगर मैं बोलूं मेरा अच्छा, माई गुड, गुड क्या है? गुड बॉय है, गुड मैन है, गुड वर्क है। गुड क्या है? अधूरा सा लगता है। तो गुड जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जरा गौर फरमाइएगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि माई ब्लू मार्कर, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मार्कर यहां पर नाउन है, ब्लू यहां पर एडजेक्टिव है। अब प्रॉब्लम क्या है? ब्लू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्कर नहीं होएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मार्कर तो है ही है, और वो मेरा मार्कर हो सकता है, इसलिए मार्कर नाउन हो गया। पर वो मार्कर ब्लू है, ये तो उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। मत दो तो भी चलता है, मेरा मार्कर तो रहेगा ही। तो जिस पर अधिकार पॉसिबल है, जिस पर पोजेशन पॉसिबल है, अधिकार पॉसिबल है, वो नाउन होगा। और जिस पर पोजेशन नहीं हो सकती, जिस पर अधूरा फील होता है, जो खुद ही एक्स्ट्रा ही है, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा हाँ भी आगे भी बोल, वो एडजेक्टिव है। यहां पर देखो, मेरा ईमानदार, आगे क्या? मेरा ईमानदार, ठीक है, मेरा ईमानदार भाई,
मेरा ईमानदार सर्वेंट, मेरा ईमानदार कुछ तो होएगा आगे, अधूरा है। लेकिन राम की ईमानदारी, राजा हरीशचंद्र की ईमानदारी बहुत बड़ी थी। तो हरीशचंद्र की ईमानदारी, ईमानदारी किसी की हो सकती है, लेकिन ईमानदार होना किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ऐश्वर्या राय की ब्यूटी बिल्कुल हो सकता है, प्रियंका चोपड़ा की ब्यूटी, या आपको जो भी हीरोइन पसंद है उसकी ब्यूटी। तो ब्यूटी किसी की हो सकती है, पर ब्यूटीफुल होना किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। वो जरूरी नहीं है मेरा ब्यूटीफुल, आगे क्या ब्यूटीफुल क्या है, अधूरा लगता है। तो जो किसी का हो सकता है, बहुत ही सिंपल सी लाइन है, आप तो ऐसे याद कर लो, जो किसी का हो सकता है, जिस पर पोजेशन पॉसिबल है, वो नाउन्स होंगे, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो एडजेक्टिव्स होंगे। अगली क्लास में मैं आपको ये पूरा और एक तरीका सिखाऊंगा कैसे आप नाउन और एडजेक्टिव में फ़र्क कर सकते हो। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा फ़र्क लाएगी। आप इस सीरीज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो अभी सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।